चलिए यहाँ देखिए, रेडियो एक्टिविटी यही पढ़ना है आज हम लोग को। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग है, आप ऐसा लिख सकते हैं, इन नेचर सम न्यूक्लियाई emit itself radioactive ray अल्फा बीटा एंड गामा, ब्रैकेट में in nature some nuclei emit itself radioactive ray alpha beta gamma. These nuclei are known as radioactive nuclei. Radioactive nuclei and phenomena is known as क्या? रेडियो एक्टिविटी। सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर में सब न्यूक्लियाई जो है अपने आप रेडियो एक्टिव रे इमिट करते रहता है। रेडियो एक्टिव रे कौन कौन है? अल्फा बीटा गामा। These nuclei are known as radioactive nuclei and phenomena of emission या phenomena is known as क्या? आपका रेडियो एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, समझ में आ भी गया होगा। तो सबसे पहला इसमें टर्म पढ़ना, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। देखिए रेडियो एक्टिव डिके में सबसे पहला है आपका अल्फा डिके। अल्फा डिके, देखिए अल्फा को हम लोग हीलियम को कहते हैं, He++ के न्यूक्लियस को कहते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर जानना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा हर हाल में। अब देखिए कोई एक पेरेंटल न्यूक्लियाई है, इसको कहते हैं पेरेंटल न्यूक्लियाई, और ये डॉटर न्यूक्लियाई बना, लेकिन इसमें से एक अल्फा टूट गया तो अल्फा तो प्लस में इधर ही होगा, और साथ साथ में क्यू वैल्यू, यानी क्यू वैल्यू का मतलब एनर्जी रिलीज होगा। क्यू वैल्यू यानी एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ई से लिखे या क्यू से लिखे बात बराबर है। एनसीईआरटी बुक क्यू से देता है, सम बुक में आपका ई से भी देता है। एनर्जी तो रिलीज होगा ऑलवेज। अब देखिए इसका मास नंबर यदि ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो आपको इधर का और इधर का नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर जितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर जितना है, उन सभी को मिला करके आप आज समझ लीजिए कि ये क्या होना चाहिए आपका, मतलब कि आपका जो है हर हाल में ये जो है आपका बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए इसका 2 है इधर और ये 4 है, दिमाग में याद रखिए। तो इसका मतलब ये जो बना होगा प्रोडक्ट वो Z-2 होगा, और इसका मास 4 है, इसका मतलब A-4 बना होगा। देख लीजिए, समझ में आ गया सभी लोग को? देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए अगला, मतलब कि रेडियो एक्टिव डीके में दूसरा में है बीटा डीके। बीटा डीके, देखिए बीटा डीके 2 तरह का होता है। ए में होता है एक माइनस बीटा डीके। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? अल्फा डीके। क्या अल्फा डीके में आपको जानना है? देखिए लिखा हुआ है, बोलिए क्वेश्चन एराइज कीजिए। सर ये y-2 ये सब कैसे किए समझ नहीं आया। आप बताइए, अभी तो बोल रहे थे, आप ध्यान समझ लीजिए। अल्फा का वैल्यू कितना होता है एटॉमिक नंबर में? 2। आप बताइए, इधर जेड है, इधर भी जेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो इसमें 2 घटाइएगा तब ना आपका जेड आएगा। फिर सिंपल जोड़ घटाव है, 3rd 4th क्लास में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका जोड़ घटाव है। अगर इधर ए है और इधर भी ए होना चाहिए, तो इसका मास 4 है, तो इसमें अगर ये +4 है तो इसे -4 कीजिएगा तभी आंसर आएगा। मतलब इधर जितना नंबर ऑफ प्रोटोन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटोन इधर भी होना चाहिए रिएक्शन में। इधर जितना मतलब न्यूक्लियर मास नंबर है उतना ही मास नंबर इधर भी होना चाहिए। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर 4 है, तो इधर अगर एटॉमिक नंबर Z था रिएक्शन के इस साइड, तो इधर भी रिएक्शन नंबर Z होना चाहिए। तो इसका तो 2 ऑलरेडी है, तो इसमें 2 घटा लीजिए। इसका मास 4 है, तो इसमें मास 4 घटा लीजिए। समझ में आ गया बात? देख लीजिए ध्यान से, आगे समझ में बोलिए जल्दी सब। सर ये जो x से y बना, हाँ सर तो ये मतलब ऐसी नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन है। अब आपको मेन में अब देंगे तब ना कहेंगे कि यूरेनियम टूट करके क्या बना। ये तो सिंपल एक्स वाई जो हम लोग वेरिएबल मानते हैं वो है, कोई न्यूक्लियस नहीं है ये। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डॉटर निकोलाई, इसको कहते हैं पैरेंटल। पैरेंटल से टूट के कोई डॉटर बना है। मान लीजिए इसका नाम एक्स है, उसका नाम वाई है। सिंपल रिएक्शन अभी चलना थी, मतलब रिएक्शन का फॉर्मेट है वो बता रहे हैं, बाकी तो फिर सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। बीटा क्या होता है पता है आप लोग को? बीटा क्या होता है? बीटा पार्टिकल किसको कहते हैं? इतना दिन केमिस्ट्री पढ़े बताइए। तो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, बात याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहते हैं। कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर 2 तरह का बीटा डीके होता है, एक बीटा माइनस डीके होता है। देखिए बीटा माइनस और उसके बाद डीके लिखा हुआ है, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, इसको समझना है। बीटा डीके या इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है उसको जानना है और समझना है। देख लिए ध्यान से, बीटा डीके या इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहाँ से होगा, ये बात सोचिए अब। तो देखिए हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर एक्स से बाई इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ माइनस साइन। इसके साथ साथ एक फालतू में बिना चार्ज वाला पार्टिकल इमिट होता है जिसको नाम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, और उसके बाद एक एनर्जी रिलीज होता है क्यू वैल्यू। एनर्जी ऑलवेज रिलीज होगा किसी भी रिएक्शन में। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन समझने के लिए आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है क्या, आप लोग बताइए। नो सर। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे करेगा न्यूक्लियस? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फेनोमेना है। बार बार लिख ले, कोई एटॉमिक फेनोमेना नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर का फेनोमेना है। न्यूक्लियस से इमिट होगा अल्फा बीटा गामा। तो एक बात समझ लीजिए आज कि न्यूट्रॉन जो है ना, वह जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इस बात को याद है या नहीं जानते हैं ये बताइए अब। नहीं जानते हैं तो याद कीजिए कि न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पर चार्ज प्लस माइनस मिलकर के इस पर चार्ज 0 हो गया, और तब तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखिए लिखवाए थे, इसका मास होता है 1.00866, इसका मास होता है 1.00727, इसका मास होता है 0.0055 यू, और तब दोनों को जोड़ के इसके मास के बराबर आता है। इसका मतलब ये दोनों को कॉम्बिनेशन रहना है। अगर न्यूक्लियस जो है अनबैलेंस होने लगेगा तो वहां जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रह सकता है, उसी समय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसलिए नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन इमिशन इसका। इसका 2 नाम है, बी माइनस डी को हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। समझ में आ गया बात है? अब जरा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि नहीं न्यूट्रॉन समझ आ प्रोटॉन में रही है। क्या
नहीं समझ में आया सर ये। क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन एराइज कीजिए। सर ये जो इलेक्ट्रॉन आप बोले उसके बाद बाहर हो जाएगा वो बोला। तो बाहर तो होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सिर्फ रह सकता है या न्यूट्रॉन रह सकता है, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता है। तो न्यूट्रॉन जो है आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से बना है, और न्यूट्रॉन जब टूटेगा, न्यूट्रॉन स्प्लिट कर गया, टूट गया एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता है, इसलिए न्यूक्लियस उसको एमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये फिनोमेना है, न्यूक्लियर का फिनोमेना है, ये घटना उसके अंदर घटित होती है। ये उल्टा भी घटना घटित होता है, जब अनस्टेबल होता है तो न्यूक्लियस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अंदर भी खींच लेता है, अब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट होता है। उल्टा भी फिनोमेना, दोनों फिनोमेना चलते रहता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन जो है स्प्लिट करेगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रह सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कभी रह ही नहीं सकता, इसलिए तुरंत इमिट हो जाता है, तुरंत जैसे स्प्लिट हुआ वहां से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इस फिनोमेना का नाम पड़ा, इस घटना का नाम पड़ा माइनस बीटा डीके को, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन इमिशन इसका नाम पड़ा, दो नाम रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिशन से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है बीटा माइनस डीके, तो इसीलिए हम नाम लिख दिए हैं कि वहां से आपको दोनों नाम याद रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। लेकिन इससे ज्यादा अब समझना है, इस फिनोमेना को याद करने के बाद अब बात समझना है। आप बताइए, न्यूक्लियस के अंदर जब ये घटना घटित हुआ कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस घटना के घटित होने के बाद अंदर में क्या हुआ? ये घटना तो घटित हो गया, अब आप ये सोचिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा ये घटना घटित होने के बाद। खुद सोच के बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर निकल गया, तो यहाँ प्रोटॉन बच गया, न्यूट्रॉन यानी समाप्त हो गया, न्यूट्रॉन टूटा, तब ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बना, यानी न्यूट्रॉन को खत्म कर दिया, मिटा दीजिए यहाँ से, अब बचा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग खुद सोचिए एटॉमिक नंबर पर क्या इफेक्ट प्रभाव डालेगा, और एटॉमिक मास पर क्या प्रभाव डालेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये सब सोचना है आपको। सोच लीजिए ध्यान से, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। सोच लीजिए, कोई नहीं सोच पाए, वेरी गुड, इतना जोड़ घटाव नहीं आता है। चलिए मैं लिखता हूं, तब आप लोग अपोज जरूर करेंगे। देखिए ध्यान से, हम तो जेड नीचे लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है भाई, जेड है ये, देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ ए ऊपर मास नंबर लिख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप सोच सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया है, इसलिए Z+1 होगा। अब अगर कुछ अपोज करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तब पूछ सकते हैं, हम तो लिख दिए रिएक्शन अपना, इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि हम, हाँ बोलिए, क्वेश्चन राइट कीजिए, क्वेश्चन। सर Z+1 क्या Z+1? समझ नहीं आया सर। तो हम तो बोलबे कि समझना आपको खुद है। किसी न्यूक्लियस, अगर ये आपको, आप इसका मतलब आप याद करके नहीं आए हैं जो पिछले क्लास में पढ़ा है सब, बताइए कि जेड क्या है, ये बताइए पहले। एटॉमिक नंबर सर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ये कौन सॉरी मास्टर सर, पढ़ा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, और तक न्यूक्लियस के अंदर एगो प्रोटॉन बढ़ न्यूट्रल के गया, लिए सर नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एगो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन टूट गया अब प्रोटॉन में बदल गया, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एगो प्रोटॉन बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ा देगा। यस सर। लेकिन इस घटना में क्या घटित हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया, तो प्रोटॉन में जब कन्वर्ट कर गया तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ाना ही है उसको हर हाल में। तो क्या ये मास नंबर पर क्यों नहीं फर्क पड़ा सर? क्योंकि मास नंबर जो होता है दोनों का जोड़ होता है, तो पहले न्यूट्रॉन था एगो, तो एक न्यूट्रॉन तो घट गया, मास नंबर एक से घट गया, लेकिन फिर एगो प्रोटॉन बढ़ गया,
तो मास नंबर फिर से बढ़ा करके वहीं पर ले आया। सोच लीजिए, समझ लीजिए, याद कीजिएगा तभी रिएक्शन बनेगा। समझना भी है, लर्न करके भी रखना है कि एक सर एक ही न्यूट्रॉन मतलब टूटेगा या फिर मतलब बहुत सारा? बहुत सारा टूटेगा तो हमको गुना नहीं करना है, 5 को टूटेगा तो इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 अच्छा। जोड़ेंगे। वो तो फिनोमेना, हम अभी एक का बात कर रहे हैं, टूटने का लिए जितना टूट सके उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। फिर तो एक ही नियम लगाएंगे, यूनिटी मेथड लगाएंगे कि एक के यस लिए सर। ये तब 5 के लिए 5। आए बात समझ में? मास नंबर पर क्यों नहीं फर्क पड़ा? यस क्योंकि सर। न्यूट्रॉन हटा और प्रोटॉन आ गया, तब बात तो बराबर है, क्योंकि मास नंबर दोनों का सम होता है। चलिए यहाँ पर अगला जो है इसका बीम पार्ट में, इसको कहते हैं बीटा प्लस डीके, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसका भी दो नाम है, बीटा प्लस डीके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या होता है उसको समझिए। तो मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं। एक्स से जाना है कहाँ, बाई पर जाना है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ इसलिए प्लस लिखाएगा, और इसके साथ न्यूट्रिनो लिखाएगा, और प्लस एनर्जी निकल जाएगा क्यू वैल्यू। ये सब फालतू में है, केवल इस पर ध्यान देना है। अब की बार इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, इसका मतलब देखिए क्या हुआ वो समझिए। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होने लगा तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बुला लेता है, न्यूक्लियस के अंदर खींच लिया, और न्यूक्लियस के अंदर खींचा तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाया नहीं जा सकता न्यूक्लियस के अंदर। अब वो क्या करेगा, वहां जो प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, अब क्या होगा, प्रोटॉन पहले से कुछ तो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा ही हर हाल में, और उससे जुड़ करके कहाँ चला जाएगा, न्यूट्रॉन में। इसका उल्टा रिवर्स फिनोमेना है, यानी प्रोटॉन जो है जुड़ करके किससे, न्यूट्रॉन में बदल गया। अब यार प्रोटॉन एक से घट गया है, जब प्रोटॉन एक से घट गया है तो फिर आपको हम रिएक्शन सिखा रहे हैं, या आप लोग खुद बोल दीजिएगा आपकी बात। मैं तो यहाँ ए लिखूंगा, जेड भी लिखूंगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो ये ही रहेगा, लेकिन यहाँ Z-1 होगा। क्या कोई परेशानी है? देख लीजिए, समझना है फेनोमेना कैसे हो रहा है ये समझ लीजिए। पहले फेनोमेना घटना घटित, मास नंबर इसलिए नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि मास नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम होता है। और सबसे लास्ट में है, थर्ड में जो है वो है आपका गामा डीके। थर्ड में जो है वो क्या है, गामा डीके है, गामा डीके है थर्ड में। तो गामा डीके में क्या होता है, तो गामा डीके जो है ना उसमें कुछ नहीं होता है, एक्स का एक्स रह जाएगा, बाई का बाई रह जाएगा, और सिर्फ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी क्यू वैल्यू, उसी को गामा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जो जेड है वही जेड रहेगा, जो ए है वही ए रहेगा, जो जेड है वही जेड रहेगा, और ए है जो वही ए रहेगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना मास नंबर में। हम इस रिएक्शन को फिर से ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ ये जो एक्टिविटी केवल दिखा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर बात समझ लीजिए, ये रिएक्शन जो है आपको एक्स बाई जाएगा और प्लस गामा डीके होगा, और वही एनर्जी है क्यू वैल्यू है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जेड जेड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, केवल एनर्जी रिलीज होता है, बस इतना ही समझ लीजिए। यही होता है आपका गामा डीके। तो सारा रिएक्शन आपके बोर्ड पर है, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और गामा डीके। ऐसे हम एक टेक्निक बताते हैं सुंदर सा याद करने के लिए। देखिए, अल्फा डीके में मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों चेंज करता है, ठीक है।
बीटा डीके में सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज करता है और गामा डीके में कुछ भी चेंज नहीं करता है। याद हो गया दोनों? लर्न करने का तरीका समझिए। अल्फा बीटा गामा, कभी भी नाम सुने होंगे तो ऐसा ही सुनते होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अल्फा में दोनों चेंज करेगा, बीटा में एक चेंज करेगा और उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अब बीटा में क्या चेंज करेगा सुन लीजिए, एटॉमिक नंबर सिर्फ याद रखिए। और दूसरी बात याद रखिए, माइनस बीटा डीके है तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और प्लस बीटा डीके एटॉमिक नंबर घट रहा है, मतलब उल्टा है। अगर दिमाग पर प्रेशर बनता हो सोचने में तो ट्रिक यही है, उल्टा हो रहा है। बीटा माइनस है तो एटॉमिक नंबर +1 हो रहा है, बीटा प्लस डीके है एटॉमिक नंबर -1 हो रहा है, उल्टा है। और अल्फा डीके को याद करने का एक ही नियम है कि अल्फा पार्टिकल क्या है ये पहले याद होना चाहिए, तब ने आप जोड़ घटाव कीजिएगा कि कितना से कौन घट रहा है और नहीं घट रहा है। देख लिए ध्यान से, बात समझिए अच्छी तरह से। जो भी डाउट है पूछ लीजिए फटाफट, तभी काम चलेगा। चलिए अब आगे बढ़े, जिनको कुछ स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं अब, क्योंकि अब क्वेश्चन की बारी है। आप लोग असाइनमेंट निकालिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सर कौन लेना है। हाँ बोलिए। सर गामा डीके में क्यों नहीं चेंज होगा? ये फेनोमेना है, क्यों नहीं चेंज होगा ये हम थोड़ी बता सकते हैं। फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है। इसमें सर एक्स का वाई के इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं रहेगा हर हाल में, कोई अति मतलब कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है। एक्चुअली गामा डीके क्या होता है ना, हर एक डीके के बाद गामा डीके होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को गामा डीके कहते हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का नाम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। गामा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। देखिए डिफरेंस भी आप बहुत पहले पढ़े होंगे कभी ना कभी, 8, 9, 10th और केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे कि अल्फा का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होता है, बीटा का उससे ज्यादा होता है, गामा का सबसे ज्यादा होता है। गामा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा होता है कि पृथ्वी को भी इस पार से उस पार निकल जाता है। ये बहुत डेंजरस होता है हमारे लिए, लेकिन हमारे पृथ्वी पर गामा पार्टिकल नहीं आ पाता है। क्यों? ओजोन लेयर ये सब रोक लेता है उसको, नहीं तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग को 2-4 दिन में कैंसर सेल पहुंचा देगा, है ना, हम लोग तुरंत मरने के काट पहुंच जाएंगे। तो गामा बहुत है, ये पृथ्वी को भी छेद कर देख सकता है, इतना एनर्जेटिक होता है और इतना छोटा होता है कि पार कर जाता है। बीटा डीके जो है, अल्फा डीके जो है, सन के रिएक्शन से सारा पार्टिकल हम लोग के नेचर में फैला हुआ है। दूसरी बात ध्यान समझ लीजिएगा, अल्फा डीके जो है, अल्फा क्या पार्टिकल है, देखिए इसका मास कितना है, ये हैवी बल्कि पार्टिकल है, इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। इलेक्ट्रॉन उससे छोटा है, इससे तो बहुत छोटा हो गया, तो आपका इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। और ये सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी है इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी है तो आपका सीधा सीधा बात समझ लीजिए, एनर्जी है तो फोटोन है, ये इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देख लिए बात ध्यान से। आप लोग असाइनमेंट निकालिए और असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर जो मैं बोलता हूं वो बनाना शुरुआत कीजिए सबसे पहले, फास्ट में एकदम। 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 9 नंबर असाइनमेंट रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियस में 9 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए कि क्या होगा। IIT 2002 में पूछा हुआ है, जे एडवांस में। 9 नंबर क्वेश्चन बताना है जल्दी से। फिर 10 नंबर क्वेश्चन जेई मेन का है वो बताना है, जल्दी से फास्ट में बनाते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं कोई। फिर आपका 19 नंबर जेई मेन का क्वेश्चन पूछा हो उसको बनाना है, मैं नाइन का लिखते सी जाता हूँ, वो बनाते जाइए। हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको बनाते जाना है, फिर आपसे हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर 24 नंबर बनाना है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग को बनाते जाना है असाइनमेंट का ये सब क्वेश्चन जो है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, फिर 43 नंबर क्वेश्चन है,
फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, खास में बताते बनाते चलिए। फिफ्टी 59 नंबर प्रॉब्लम है, चलिए इतना क्वेश्चन बनाइए, तब फिर आपसे हम डिस्कशन करते हैं, है ना। रिएक्शन भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, खास में बनाइए असाइनमेंट से। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन मैं बता रहा, आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना ये बताइए। अब आप देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है ये बतला दीजिए। 19 नंबर। चलिए पहले तो 9 नंबर भी क्वेश्चन जो है समझ लीजिए। 9 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आंसर होने वाला है? सी सर। सी नंबर, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया है। सोचिए जे एडवांस भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 10 नंबर क्वेश्चन बन गया, 10 नंबर। यस सर। चलिए फिर से हम लेकिन बता देते हैं, है ना, जिनसे नहीं बना है वो समझ लेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो समझ लीजिए कि आखिर क्या है। कहता है कि एक कोई एलिमेंट है जिसका जेड जो है 92 है, 92 है, यानी यूरेनियम होगा। उसके बाद टूटा है कितना बार वो सोचिए। सबसे पहले अल्फा डिके हुआ है, फिर बीटा माइनस डिके हुआ है, फिर बीटा माइनस डिके हुआ, रिएक्शन में लिखा हुआ है ऐसा। फिर अल्फा 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 5 बार फिर अल्फा डिके हुआ है, फिर से 2 बार बीटा माइनस डिके हुआ है, फिर उसके बाद अल्फा डिके हुआ है, फिर 2 बार बीटा प्लस डिके हुआ है, और फिर एक बार अल्फा डिके हुआ है। तो जो प्रोडक्ट बना कहता उसका जेड का वैल्यू क्या होगा ये बतला दीजिए। रिएक्शन बात समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो देख लिए ध्यान से, बन गया क्वेश्चन था ये। तो देखिए इसमें करना क्या था वो सुनिए। अब इसमें करना क्या था आप समझ लीजिए। आप अल्फा बीटा के बारे में पता कर लीजिए। अल्फा में एटॉमिक नंबर 2 से घटता है, तो आने एटॉमिक नंबर 2 से इसमें घटा दीजिए। बीटा माइनस है तो माइनस में जेड क्या होता है, बढ़ता है। याद कीजिए बोले थे ना उल्टा, माइनस में प्लस होगा, प्लस में माइनस होगा। तो इसमें माइनस है तो प्लस 1 होगा, माइनस है तो प्लस 1 होगा। 5 बार अल्फा टूटा तो इसमें घटेगा 5 गुने 2 10। देख लीजिए ध्यान से। फिर 2 बार बीटा है तो 2 प्लस होगा, माइनस में प्लस होता है। अल्फा फिर 2 बार है फिर माइनस होगा। बीटा 2 बार है तो माइनस ही होगा। अल्फा 2 बार है माइनस ही होगा। अल्फा में चूंकि घटता है और बीटा में जुड़ता है। अब आप सोच लीजिए क्या हो गया। 92 में से 2 गया 90, फिर 92 हो गया। 92 में से फिर से 10 घटाइए, 82 हो जाएगा। 82 प्लस 2 कीजिए, आपका 84 हो जाएगा। उसमें 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, कितना आ जाएगा आपका? 78 सर। 8 आ जाएगा। तो बोले थे ना कि चौथा पचमा का जोड़ घटाव है। आगे समझ में बात है। चौथा पचमा नहीं है, दूसरा तीसरा। रिएक्शन याद होने के बाद आपका जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। केवल फिनोमेना याद होना चाहिए। इसके बाद 19 नंबर एक क्वेश्चन है, वो आप लोग से नहीं बना है, यह भी जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 19 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता है वो समझ लीजिए। 19 नंबर प्रॉब्लम में कहा जा रहा है आपको कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है, अल्फा लिखा, ब्रैकेट बंद है, फिर एल आई लिखा हुआ है, और 3 और 7 है।
तो कहता है एक्स क्या है ये बता दिए, एक्स क्या है वो बताइए। देखिए तो केमिस्ट्री में पढ़ते थे लॉन्ग फॉर्म रिएक्शन और कंप्रेस्ड फॉर्म रिएक्शन। याद कीजिए रिएक्शन बैलेंसिंग में एगो लॉन्ग फॉर्म होता था, एगो शॉर्ट फॉर्म होता था। नहीं पढ़े हैं सर। तो हम फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं ना, काहे निकल लेते हैं। केमिस्ट्री वाले सर का थोड़ा फी जमा कर दीजिएगा मेरे पास, आधा तो हम ही पढ़ा देते हैं केमिस्ट्री। देख रहे हैं ना कई दिन से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये फ्री है। देखिए तो इस रिएक्शन की बात कीजिए, हम बता रहे हैं ये रिएक्शन हमेशा इतना ही दिया रहेगा, ये शॉर्ट फॉर्म रिएक्शन है। इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे बदलिएगा, तब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बात चल रहा है। एक्स को पहले है तो लिख दीजिए, आज जो पहले वाला टर्म है ना इसके साथ जुड़ेगा और बाद वाला है जो इसके साथ जुड़ेगा, यानी प्लस एन यहाँ लिखाएगा, फिर बीच में रिएक्शन का साइन होगा, एल आई लिखाएगा 37 और अल्फा जो इधर है इधर लिखाएगा। क्या समझे, ये वाला इधर लिखाएगा और ये वाला उधर लिखाएगा, याद रहेगा। देख लीजिए ध्यान से, कंप्रेस्ड फॉर्म इतना ही रहेगा, इतना ही हर बार करना है अपने मन से। अब बताइए इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, ये बात पता है ना। अब नहीं बोल रहे हैं। यस यस सर। सर। तो ये 3 2 5 है इधर, तो इधर भी 5 होना चाहिए। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बहुत कंफ्यूजन है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आज तक नहीं पढ़े केमिस्ट्री में, देख लीजिए हम लिख देते हैं। मास नंबर पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखे ना, देखिए बोर्ड पर क्या लिखे हैं 0 और मास नंबर 1 हो गया। अब नीचे वाला जोड़ के 5 आया तो इधर 5 तो ही रहेगा हर हाल में, ऊपर वाला जोड़ के आया 11 इधर, तो इधर 11 होने के लिए ये होगा। अब बताइए कौन सा एलिमेंट है, हम नहीं बोल रहे हैं। 5 में क्या होता है, बोरन। आगे आंसर, इसके बाद कौन सा बताना है बोलिए, अब जल्दी से फास्ट बोलिए। 19 नंबर के बाद कौन सा बताना है, 24 भी बताना है कि बन गया है। लगता है किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है, तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे चलिए 24 भी देख लेते हैं। कहता है लिथियम न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट बाय प्रोटॉन। देखिए अब लैंग्वेज में लिखा हुआ है 24 में, लिथियम न्यूक्लियाई पर बम्बार्ड करवाया गया है प्रोटॉन से। तो लिथियम न्यूक्लियाई पर, लिथियम का जो न्यूक्लियाई है वो दिया हुआ है 37, प्रोटॉन से बम्बार्डमेंट करवाने मतलब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके कुछ बना होगा, बम्बार्डमेंट का मतलब यही होता है। और कहता है द रिजल्टिंग न्यूक्लियर बी एन इम्प्टेड पार्टिकल विल बी, तो ये को बी बन गया है। और बी का जो दिया हुआ है सारा डाटा वो दिया है 4 और 8 दिया हुआ है। तो कहता है इम्प्टेड पार्टिकल इसके साथ कौन सा पार्टिकल लिमिट होगा ये बताइए। तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बताइए प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देख रहे हैं ना कैसे कैसे होता है धोखा। प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 ही होता है, इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बार धोखा खा सकते हैं। तो फिर नीचे का एटॉमिक नीचे नंबर 1 जोड़िए। कैसे हो जाता है? हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के बारे में बताइए हमको। हाइड्रोजन क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में हाइड्रोजन। बताइएगा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बारे में बताइए, कुछ इंफॉर्मेशन है। यस सर। सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन। मार खाइएगा, न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। हम बोले नो न्यूट्रॉन। अच्छा नो न्यूट्रॉन, तो आप बताइए यस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। मास नंबर। मास नंबर 1। तो वही तो लिखे हैं हम। यस समझ गए। समझ का फेर है नहीं। चलिए यहाँ देखिए 314 हो गया और 718 हो गया, तो बैलेंस तो है ये है, तो क्या निकलेगा, केवल एनर्जी निकलेगा। अब जब नीचे बैलेंस है ऊपर नीचे बचा क्या, एनर्जी निकालने का, यानी गामा ज्यादा लिख सकते हैं, या इसी को क्यू वैल्यू कहते हैं एनर्जी। अब ऑप्शन देख लीजिए कि क्या दिया है, गामा। गामा होगा
न्यूट्रॉन हो नहीं सकता, अल्फा हो नहीं सकता, बीटा हो नहीं सकता है। आप सोच लीजिए, बहुत भारी है। देख लीजिए 24 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन था, 41 नंबर। इन गामा रे इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, अगर गामा रे इमिशन होता है न्यूक्लियस से तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से पढ़िए, 41 में से। तो सभी। गामा, बी होगा सर। गामा अगर इमिशन हो रहा है तब कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो जो यस सर। ऑप्शन में कुछ नहीं चेंज किया वही, देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, वही सही हो गया आपका। सीधा सीधा क्वेश्चन था। 43 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहते हैं? रेडियो की नेगेटिव चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल, इमिटेड है, देखिए लिखा हुआ इमिटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन वाला है, तो माइनस वाला है, तो इसमें प्लस होगा। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर चेंज नहीं करेगा, वो भी आपका रिएक्शन बी ऐसे होगा ही। सर। चलिए तब 43 के बाद 48 में आ जाइए। 48 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं पहले। 48 में दिया हुआ है एक्स बाई, ऐसे दिया हुआ है, एक रिएक्शन है एक्स ए है और जेड है, फिर एक रिएक्शन है यहाँ से बाई है, और बाई है जो आपका Z+1 है और आपका ए है, फिर एक बार ये टूटा है तो कोई दूसरा एलिमेंट बना दिया है जो बी है, स्टार ऐसे दे दिया है केवल नेमिंग के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये Z-1 है और ये A-4 है, फिर क्या दिया है, फिर से टूटा है, एक बी बना है, और वो बी जो बना है वो Z-1 है और यहाँ पर A-4 है, ऐसा है। तो कहता है पहला डीके में क्या इमिट किया गया होगा, दूसरा डीके में क्या इमिट किया गया होगा, तीसरा बार डीके किया तो क्या इमिट हुआ होगा। देखिए गौर से समझिएगा, इसमें सभी ध्यान होगा। समझिएगा। हाँ, ये बीटा स्टार जो दिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं, नाम है। जैसे यहाँ लिखा जा सकता था एक्स बाई बी के बाद सी भी, ऐसा लिखा जा सकता था स्टार छोड़ के, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का टर्म यूज किया जाता है, और कुछ है नहीं। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, जब एटॉमिक नंबर सिर्फ बढ़ा तो इसका मतलब बीटा माइनस डी के होगा, क्योंकि माइनस में प्लस होता है। एटॉमिक नंबर सेम रह गया है, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 से घटा हुआ, देख लीजिए ये +1 है, ये -1 है 2 से, और मास नंबर 4 से घटा हुआ है, यानी अल्फा डीके किया होगा इस पर, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए गामा डीके हुआ होगा, यानी बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बात समझे 48 भी। 59 में वो भी समझ लीजिए, न्यूक्लियस इमिट 1 अल्फा एंड 2 बीटा, कहता है एक न्यूक्लियस है जिसका यहाँ x दिया हुआ है, ऐसे n है दिया हुआ और m दिया हुआ है, और कहता है जब ये डीके किया है तो 1 अल्फा और 2 बीटा, यानी अल्फा दिया है और बीटा 2 दिया हुआ है, ऐसे लिखा है। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है इसमें, ये लिखवे नहीं किया है कि बीटा प्लस वाला कि बीटा माइनस वाला, ये तो बड़ा लफड़ा लगा दिया क्वेश्चन में, और वो नीट पूछे हुए हैं, क्या करें हम अब बना इस लिए क्वेश्चन सर, में। एक को प्लस ले लिए, एक को माइनस ले लिए। अच्छा तो मार खाइए, वो भी ऑप्शन है वो दे है। यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो गलत, -4 नंबर तो गेवे किया, एगो और नंबर चला गया, 5 नंबर निगेटिव हो गया आपका। तो एक के बार बोलेंगे, आंसर सही था सर। सुनिए ना, एक ही बार बोलेंगे, दोबारा ना बोलेंगे, सुनना है तो सुन लीजिएगा। क्या कि जब जब बीटा के बारे में कुछ नहीं दिया रहे तो हर हाल में सिर्फ बीटा माइनस डीके ही लेना है, आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बनाने का टेक्निक खत्म, अब बना लीजिए क्वेश्चन। यानी इसमें से जब घटा होगा तो जो भी बाई बना होगा सबसे पहले n में से 2 घटाए होंगे और m में से 4 घटाए होंगे इसके लिए, लेकिन इसके बीटा माइनस डीके लेंगे तो उसमें प्लस होता है, यानी 2 प्लस होगा क्योंकि 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो आपका आ गया वो बाई का वो n ही रह गया और m-4 आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन जो है वही सही होगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से।
देख लीजिए, हम जो बोले वो बात याद करना है कि जब भी बीटा के बारे में कुछ नहीं दिया रहे तो हर हाल में बीटा माइनस बी के ही लेना है, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ गए ना? तो आंसर ये डी है था आप, सर। आंसर छोड़िए ना, आंसर से मतलब नहीं है, जो मैं बताया हूँ सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो इसके बाद जो जानना है आपको, ये था रेडियो एक्टिविटी था। ये क्या था? रेडियो एक्टिविटी था। एक क्लास और हमको पढ़ाना है इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, एक क्लास और लगेगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा चाहे कंडीशन कुछ भी रहे, क्योंकि आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव कर दिया था, बड़ा आसान एग्जाम कर दिया बोर्ड, लेकिन याद कर लीजिए, मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे पहले आता था आपका सब्जेक्टिव एग्जाम बोर्ड में होता था, तो कहेगा डिफाइंड रेडियो एक्टिविटी, स्टेट इट, और एगो प्रूफ दे देगा। हम उस क्वेश्चन को गेस कर देते थे, याद कर लेते थे, 4 नंबर 5 नंबर या 4 नंबर को क्वेश्चन आ जाता था, तो 4 नंबर सॉलिड आपको मिल गया। अब ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो 4 नंबर लेने के लिए 4 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको, और 4 क्वेश्चन 4 डिफरेंट कंसेप्ट को उठाएगा। डिफिनेशन तो अब उसमें पूछ नहीं सकता है, ऐसा थोड़े ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है डिफाइन करें, उसमें 4 ऑप्शन देगा, टिक मारने के लिए देगा कि इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको 35 क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए 35 में आपको पूरा फिजिक्स को खंगाल देगा वो, यानी कि आपको हर हाल में जेई मेन और नीट के प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट या उससे कम नहीं देगा। आपको उतना टफ लेवल तैयारी करना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप लोग, है ना? सीबीएसई बोर्ड इसलिए नहीं छोड़ेगा कि आपको और बात बताते हैं। ठीक है, आप नहीं पढ़ते हैं, आपको लगता है इतना भारी नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा आसान क्वेश्चन देगा तो जानते क्या होगा? आप पूरे इंडिया में याद कर लीजिए, कम से कम 5 लाख बच्चा तो सीबीएसई वाला बड़ा मन से पढ़ता होगा। 1 आध लाख बच्चा है ना जो सभी सब्जेक्ट में 100% नंबर उठा देगा, तो सीबीएसई बोर्ड का बेइज्जती हो जाएगा। तो 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो टेढ़ा पूछबे करेगा वो। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि एग्जाम अगर लो लेवल का फार्मूला पूछेगा तो सब लोग बना देगा, तो सबको 100 नंबर आएगा, मतलब कि बोर्ड ही गड़बड़ हो गया और आप ही लोग सबसे तेज हो गए हैं। नंबर कुछ क्वेश्चन आसान देगा, कुछ मीडियम देगा, और 10% 15% क्वेश्चन इतना घुमा के देगा ना ऑब्जेक्टिव में कि समझिए वो जेई मेन के लेवल से ऊपर रहेगा। देखते हैं जेई मेन अपना स्टैंडर्ड लो किया है, आप 13 14 15 16 का जेई मेन का क्वेश्चन पेपर देखिए, और आज 19 20 21 का देखिए, स्टैंडर्ड लो किया तो क्या कर रहा है सब बच्चा? 300 में 300 नंबर ले आ रहा है। अब सोच लीजिए, ये तो एग्जाम लेने वाला का बेइज्जती है, उस मास्टर का बेइज्जती है, मतलब उससे ज्यादा नॉलेज बच्चे को हो गया है। मतलब फिजिक्स में इतना कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चा को जो नहीं बना है, सब बना लेगा, ऐसा फिजिक्स मतलब आसान हो गया है। ये एनटीए वाला में कोई मास्टर उसका क्वेश्चन सेट नहीं करता, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन कम से कम 10% क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बच्चा का दिमाग खराब करे, और लोग दे नहीं रहा है, सब इजी क्वेश्चन दे रहा है पूछते, इसलिए देखिए हालत क्या है सबका, है ना? अभी तक लगभग हमको लगता है 2021 में 25 से 30 बच्चा जो है अभी तक ला चुका है 300 में 300 नंबर, मतलब वो बच्चा जो है मास्टर तेज हो गया। इसलिए, है ना, क्वेश्चन तो थोड़ा टफ आएगा, इसलिए आपको जेई मेन और नीट वाला क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। ऑब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड कभी लिया नहीं ना है, तो समझ लीजिए कि क्या होगा। दूसरी बात और बताते हैं, कंडीशन नीट जो अभी हो रहा है, एनटीए अब ना ले रहा है 2 साल से ना, पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और जेई मेन जो होता है ना, AIEEE हुआ करता था, और दोनों का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करते थे, और सीबीएसई बोर्ड के जो टीचर हैं वही क्वेश्चन सेट करते थे दोनों में, और वही टीचर बोर्ड का भी क्वेश्चन सेट करेंगे। एनटीए में नहीं ना, एनटीए थोड़ी एग्जाम लेगा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो बोर्ड लेगी, तो बोर्ड में वही टीचर फिर क्वेश्चन सेट करेंगे। तो एज ए इक्विवेलेंट मेरा अंदाजा है कि हर हाल में आपको नीट और जेई के इक्विवेलेंट क्वेश्चन आएगा, इसलिए
थोड़ा अच्छा से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, कंसेप्ट को पकड़िएगा, रट करके यहाँ पर बहुत गड़बड़ होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, टेंशन बढ़ा दिया है, सब्जेक्टिव होता और आसान है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब अगले क्लास में, एक क्लास में पूरा साथ करेंगे। ठीक है, हम सोचते हैं डेली की 6 बजे चालू कर दें, लेकिन हम ही को लेट हो जा रहा है। नहीं, देखते हैं अगला क्लास में पहले चालू करके। कर दीजिए।